हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें कि बच्चों आपने सारे चैप्टर्स हमारे अकाउंट्स के हो गए हैं। जैसे कि आपको कॉमर्स विद अलका क्लास में आपने साझेदारी से स्टार्ट करते हुए पार्टनरशिप के 4 पार्ट की एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। उसके बाद हमने शेयर्स के लिए कंपनी किया। उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये सारे चैप्टर वाइज आपके नोट्स हैं इसी चैनल पे, आप जिसे अच्छे से रिवाइज करेंगे आप एग्जाम टाइम में। अब जैसे कि आपको पता है 18 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो इसलिए अब मैं आपको ये अनसॉल्व्ड में से पर डे आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगी, पहले वेरी शॉर्ट, और उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट की तरफ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2025 के क्वेश्चन, जो कि आपके 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। और इसे आप ध्यान से पहले समझेंगे, फिर इनके आंसर्स आप अपनी नोटबुक जहां से भी आप पढ़ते हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल है, उसमें से आप इसके छोटे छोटे आंसर्स बनाएंगे 4-4 लाइन के। क्यों? क्योंकि ये वेरी शॉर्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख को समझाइए। आपने पढ़ रखा है साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। साझेदारी संलेख होता है, आपको पता है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार है, जिसमें इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनुबंध जिसको बोलते हैं। ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो जब साझेदारी लिखित रूप में बन जाती है तो उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, साझेदारी संलेख को समझाइए। तो पहले इसमें आपको लिखना होगा साझेदारी होती क्या है, उसके बाद ये लिखना होगा कि जब साझेदारी लिखित और मौखिक दोनों तरह से होती है। इसमें जो लिखित वाली साझेदारी होता है उसमें साझेदारी संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है, उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। और भी तरह तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि साझेदारी संलेख वह विवरण है जिसमें साझेदारी संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख रहता है, तथा जिसमें सभी साझेदार अपने हस्ताक्षर करते हैं कि हम इस एग्रीमेंट को मानने के लिए एग्री हैं, और सबके नीचे साइन होते हैं। उसमें लिखी जाने वाली बातें भी आप डाल सकते हैं, जैसे फर्म का नाम पता, साझेदारों के नाम पता, जिसने जितनी जितनी कैपिटल लगाई है, ये सारी चीजें आप साझेदारी संलेख में लिखेंगे और ये आपका वेरी शॉर्ट तैयार हो जाएगा। एक नेक्स्ट है, साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं जैसे कि आपको पता है, कम से कम 2 व्यक्ति और लाभ का उद्देश्य, साझेदारों के बीच अनुबंध। आपको 2 लिखने हैं तो आप लिख दोगे, ये सबको पता है कि कम से कम 2 व्यक्ति साझेदारी में होनी चाहिए। 2 व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला व्यापारी साझेदार कहलाता है। और दूसरा लाभ का उद्देश्य, साझेदारों के बीच लाभ का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब यही है कि आप कोई बिजनेस करें और फिर उसमें आप अपना प्रॉफिट अर्न करें। तो साझेदारी की 2 विशेषताएं, लाभ का उद्देश्य और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, आहरण पर ब्याज की गणना की किसी एक विधि को समझाइए। आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना का मतलब है, आहरण होता क्या है पहले हमें ये देखना है। आहरण होता है जब कोई व्यक्ति व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए धन या माल, मतलब पूंजी या माल या कैश निकालता है, उसे आहरण कहते हैं। अब आहरण पर फर्म ब्याज लेती है कि भाई जिससे ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे ना निकाले, इसी चीज के लिए आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। आहरण के ब्याज की विधियां में आपको एक विधि पे पूछी है, तो अब जैसे हमने निकाल दिया मासिक आहरण विधि। मासिक आहरण विधि में आपको पता होगा कि मासिक आहरण विधि में मैंने आपको पहले भी कराया था, अगर कोई साझेदार स्टार्टिंग में लेता है, मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसा लेता है, तो 6 हाफ माह का लगेगा इंटरेस्ट। अगर कोई मिड में लेता है तो 6 माह का लगेगा ब्याज, और अगर कोई एंड में लेता है तो उस पर ब्याज लगेगा 5.5 माह का। ये गुणनफल विधि में आपको दिखाना होगा कि गुणनफल विधि द्वारा मासिक आहरण विधि द्वारा 3 तरह से ब्याज निकाल लिया जाता है। पहली कंडीशन, अगर कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरित करता है धन को, तो 6.5 माह का ब्याज लगेगा। अगर कोई साझेदार मिड में लेता है तो 6 माह का ब्याज लगेगा। और यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है धनराशि, तो कितने का लगेगा? 5.5 माह का। ठीक है,
ये तीनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। आप इसको लिखेंगे, सिर्फ सुनने से याद नहीं होगा। जब कोई चीजें आप लिख लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज अच्छे से फिट हो जाती है, कि मतलब आप जब उसको दोबारा एक बार अपनी हैंड राइट, जो भी आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, जब आप उससे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसलिए लिखना हर क्वेश्चन को है, ठीक है। फोर्थ है साझेदारी फर्म के पुनः गठन। पुनः गठन का मतलब होता है दोबारा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब आपका कोई कब साझेदारी का पुनः गठन कब कब होता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता है, अथवा किसी की मृत्यु हो जाती है, या जब लाभ हानि का चेंज होते हैं रेशियो, जो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होता है। इन सब चीजों को बोलते हैं साझेदारी का पुनः गठन। तो जब साझेदारी का पुनः गठन होता है तो कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन, जब साझेदारी का दोबारा से गठन होगा, दोबारा बनेगी, तो सभी संपत्तियों और एवं दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। और जिसमें बढ़ी हुई संपत्तियों, घटी हुई संपत्तियां, बढ़े हुए दायित्व, घटे हुए दायित्वों का लेखा जोखा किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के पुनः गठन से क्या तात्पर्य है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, अथवा फर्म छोड़ कर जाता है, अथवा किसी की डेथ हो जाती है, या कोई लाभ हानि में परिवर्तन होता है, तो इन सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनः गठन। क्लियर है। नेक्स्ट है साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है। जब कोई फर्म छोड़कर जाता है और कोई फर्म में आता है, तो साझेदारी का विघटन होता है, साझेदारी फर्म का नहीं होता। इसमें हमसे पूछा है साझेदारी फर्म का क्या विघटन है, मतलब साझेदारी फर्म का विघटन होता क्या है। तो साझेदारी फर्म का मतलब है सभी साझेदारों के आपसी संबंध अलग हो जाना, सभी साझेदारों के बीच कार्य का जो एक दूसरे से काम कर रहे हैं वो चीज खत्म हो जाना, ठीक है। और उनके उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनता, वसूली खाता बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब कि सभी साझेदारों ने अपना काम करना बंद कर दिया, पूरी फर्म ने ही काम करना बंद कर दिया, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, सभी खाते बंद कर दिए जाएंगे, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ये सारी प्रोसेस होती है कब, जब साझेदारी फर्म खत्म हो जाती है। तो फर्म का विघटन कब कब होता है, इसमें कंडीशन भी पूछ सकते हैं आपका कि कौन कौन सी वो कंडीशन बनेगी जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। तो जब कोई साझेदार अवैध व्यापार करे, मतलब जब फर्म अवैध व्यापार कर रही है, जब एक के अलावा बाकी सब दिवालिया हो जाए, जब एक के अलावा बाकी सबकी डेथ हो जाए, जब आपने किसी एनिमी कंट्री के साथ पार्टनरशिप डीड कर ली, किसी शत्रु देश के व्यक्ति के साथ साझेदारी कर ली, तो ये सारी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब कंपल्सरी आपको अपना फर्म डिसोल्यूशन करना ही करना पड़ता है, और ये न्यायालय का आदेश होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, जो मैं आपको लॉन्ग में कराऊंगी। इसमें आपको सिंपल इतना पूछा है कि साझेदारी फर्म का विघटन। तो साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब है जब साझेदारी अपना काम करना बंद कर देती है और सभी साझेदारों के संबंध विच्छेद हो जाते हैं और सभी खाते बंद कर दिए जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन है आपका समता अंश की 2 विशेषताएं। 6th क्वेश्चन क्या है आपका, समता अंश की 2 विशेषताएं बताइए। तो समता अंश क्या होते हैं, आपको पता है बच्चों, अंश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समता और पूर्वाधिकारी अंश। तो समता अंश वो अंशधारी होते हैं जिनको लाभ प्राप्ति का प्रथम अधिकार नहीं होता और जिन्हें पूंजी वापसी का भी प्रथम अधिकार नहीं होता। मतलब जब कंपनी में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ना उन्हें लाभांश प्राप्ति का प्रथम अधिकार है और ना उन्हें पूंजी वापसी का प्रथम अधिकार है। ऐसे अंशधारी क्षमता अंशधारी कहलाते हैं और ये कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, ठीक है। अब मतलब अस्तित्व उनका, ये स्वामित्व होता है इनका कंपनी पर, और इन्हें कंपनी में अपने व्यूज, अपने मत देने का भी अधिकार होता है। इतना आप लिखेंगे अति लघु में इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के प्रकार। परिवर्तन मतलब आपको लॉन्ग में मैं आपको ही पढ़ाऊंगी और मैंने पढ़ाया होगा जब डिवेंचर का चैप्टर करा होगा कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो एक इसमें आता है कन्वर्टेबल, मतलब परिवर्तनशीलता के दृष्टिकोण से कितने तरह के होते हैं ऋण पत्र। परिवर्तनशीलता के दृष्टिकोण से 2 तरह के ऋण पत्र होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1
परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। जिन ऋण पत्रों को समता अंश में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, वो परिवर्तनशील कहलाते हैं, और जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है वो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय विवरण के दो उद्देश्य। वित्तीय विवरण क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी के वित्तीय संबंधित सभी लेन देनों का लेखा जोखा किया जाता है, उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। तो ये हो गया कि वित्तीय विवरण होता क्या है। अब उसके उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1, आपको अपनी संपत्ति और दायित्वों का आकलन हो जाता है कि हमारे पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज है। नंबर 2, एक अंशधारियों को उनके लाभांश का ज्ञान हो जाता है, संचालक मंडल को उनके की कंपनी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये वित्तीय स्थिति का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है? अनुपात विश्लेषण क्या होता है? अनुपात विश्लेषण का मतलब है दो या दो से अधिक अंकगणितीय संख्याओं के बीच में संबंध अनुपात विश्लेषण कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर में कराए हैं, और अगर आपने नहीं करे हैं तो आप ऐसे भी अब अपनी अच्छे से सीरीज तैयार कर सकते हैं कि 10-10 आप वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, इस तरह से। तो अनुपात विश्लेषण क्या होता है? अनुपात विश्लेषण दो या दो से अधिक अंकगणितीय चरों के संबंध को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। ये कंपनी में उसकी लिक्विडिटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, तरलता आदि ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है, वित्तीय क्रियाकलापों द्वारा रोकड़ अंतर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कैश फ्लो में पढ़ा था कि 3 तरह से रोकड़ आएगा, है ना? वित्तीय और विनियोजन और परिचालन। तो वित्तीय में कैसे पैसे अंतर्वाह, अंतर्वाह मतलब इनफ्लो, कैश कैसे आएगा? नंबर 1 कैसे आएगा? शेयर्स इशू करके। जब आप मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो कैश आएगा, डिवेंचर इशू करेंगे तो कैश आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंगे किसी से, बैंक से या किसी से आप लोन ले रहे हैं तो भी आपके पास पैसा आएगा। तो ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट है 2025 में पूछे गए थे, और अब मैं आपको सारे अनसॉल्व से ही कराऊंगी, और इसे अच्छे से आपको लर्न करके लिखना है।